So hi guys, hello everyone. How are you? Hopefully you are doing great. And जो फर्स्ट चैप्टर जो मैंने कंप्लीट कराया है, होपफुली आपने वो भी लर्न कर लिया होगा, अच्छे से रीड कर लिया होगा एनसीईआरटी बुक वगैरह. So in our today's lecture we are going to cover our next chapter, that is the biological classification, in which we are going to cover the topic classification मोस्टली. और अगर टाइम बचा वी आर गोइंग टू कवर मोनेरा या क्लासिफिकेशंस वगैरह कर लेंगे. सो मेनली फोकस आज हमारा साइंटिस्ट पे रहेगा, किसने कौन कौन से कितने टाइप के क्लासिफिकेशंस किए हैं और कौन कौन से किए हैं. सो इस चैप्टर में जो फर्स्ट है कि वाई वी नीड टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज़म्स, किंगडम्स में क्लासिफिकेशन करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या वजह थी इसकी. सो जैसे हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये कुछ इस तरफ है कुछ उस तरफ है. ऑर्गेनिज़म्स या जो भी इसमें है, तो इससे हमें क्लासिफाई करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों इसको हमने क्लासिफाई किया इन एनिमल्स, इन प्लांट्स, या एनिमल्स में भी क्लासिफाई किया या प्लांट्स में भी किया. तो उसमें भी बहुत सारे स्मॉल कैटेगरीज और स्मॉल कैटेगरीज उसमें डिवाइड किया. सो व्हाट इज़ द काउज टू क्लासीफाई दीज. सो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और साइंटिस्ट के नाम जानेंगे, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या, मतलब कितने किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4, 5, 6 ऐसे करके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हुए हैं. तो वो विच इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, किस साइंटिस्ट की सबसे अच्छी क्लासिफिकेशन रही और अर्लीस्ट कौन से थे, और अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कौन से हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे. सो क्लासिफिकेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी. लाइक हमारे क्लास है, क्लास में स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स को हमने डिवाइड करना है कि हाँ जो जिसके हमेशा 90% से अबव आ रहे हैं वो एक्सलेंट स्टूडेंट है, या जिसके 70-80 के आसपास आ रहे हैं तो डैट इज़ एवरेज स्टूडेंट, या जिसके 30-40% आ रहे हैं, 50% आ रहे हैं, तो उसको हम बिलो एवरेज की कैटेगरी में रख सकते हैं. इस तरह से क्लासिफाई करते तो हमको उसको पढ़ाने में या उसको पढ़ने में इजी होता है. हमें पता है ये वीक स्टूडेंट है, इस पर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है. उसी तरह से हम ये क्लासिफिकेशंस में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी मीन्स बायो मीन्स लिविंग, समथिंग लिविंग, जो ज़िंदा है उन चीज़ों को वी आर गोइंग टू क्लासीफाई, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इसी बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो यहाँ पे चैप्टर का नेम हम फर्स्ट लिखते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो जो अर्लीस्ट हम लोग जब सबसे फर्स्ट हम लोग इसको डिवाइड करते थे, क्लासिफाई करते थे ऑर्गेनिज़म्स को, तो किस बेसिस पे क्लासिफाई करते थे. सो जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी दैट वाज डन बाय एरिस्टोटल. उन्होंने क्या किया, उससे पहले अर्लीस्ट में हम पढ़ेंगे कि एक हमारा, दिस नॉट द थ्योरी बट वी शुड रीड इट, अर्लीस्ट. इसमें वी आर गोइंग टू कवर कि उन्होंने किस बेसिस पे डिवाइड किया था. यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज़म्स, ऑर्गेनिज़म्स को देखा कि ये किस काम में आ रहे हैं, उसको डिवाइड कर दिया. लाइक कोई फूड हमें प्रोवाइड कर रहा है तो उसके फूड हैबिट्स, जो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एक कैटेगरी में रख दिए. जिसने हमें शेल्टर प्रोवाइड किया है लाइक ट्रीज़, उसको हमने शेल्टर की कैटेगरी में रख दिया. और किसी ने हमें क्लोथिंग में हेल्प की है तो उसको क्लोथिंग के कैटेगरी में रख दिया. मतलब इस तरह से हमने इसको क्लासिफाई कर दिया. कोई भी बायोलॉजिकल टर्म्स इसमें यूज़ नहीं किए, कोई भी साइंटिफिक टर्म यूज़ नहीं किए, बस ऊपर से हमने देखा, सोचा ये फूड दे रहे हैं तो इसको फूड की कैटेगरी में रखेंगे, ये शेल्टर प्रोवाइड कर शेल्टर की कैटेगरी में रखेंगे, और ये क्लोथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम इसको क्लोथिंग कैटेगरी में रख देंगे. तो दिस वॉज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन. इसके बाद फिर हमारे एरिस्टोटल आए. उन्होंने ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई द टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज़म्स इनटू एक साइंटिफिक बेसिस पे ही क्लासीफाई ऑल दीज. सो इसको लिख लिया है. देन वी विल इरेज दिस.
तो जो हमारा फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट रहा फॉर द क्लासिफिकेशन दैट वाज डन बाय एरिस्टोटल। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट इन्होंने एक साइंटिफिक तौर पे इसको क्लासिफाई किया, सिर्फ ऊपर से देख कर नहीं कि हाँ ये फूड प्रोवाइड करे तो इसको फूड वाली कैटेगरी में रख दी, इस तरह से नहीं, एक साइंटिफिक टर्म यूज़ किया। दिस वाज डन बाय एरिस्टोटल। ओके, सो इन्होंने क्या किया, एक प्लांट का लिया, एक कैटेगरी प्लांट की ली और एक कैटेगरी एनिमल्स की ली। प्लांट्स को इन्होंने कैसे डिवाइड किया, प्लांट्स को जो सबसे छोटे छोटे प्लांट्स थे उसको हर्ब्स का नाम दिया, फिर उससे थोड़े से बड़े वो शर्ब्स हो गए और जो सबसे बड़े बड़े ट्रीज़ हो गए उस पर डिवाइड किया। इन्होंने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया, हर्ब्स, श्रब्स एंड देन ट्रीज़, जो बड़े बड़े ट्रीज़ हो गए। एनिमल्स को इन्होंने कैसे डिवाइड किया, एनिमल्स में जिसके पास इन्होंने देखा रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है उसको हमने एक कैटेगरी में रख दिया और जिसके पास नहीं प्रेजेंट है उसको दूसरे कैटेगरी में रख दिया। जैसे कि उन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसमें देखा आरबीसी प्रेजेंट है, इसमें देखा एक में कि आरबीसी प्रेजेंट जिसमें नहीं है, जिसमें प्रेजेंट है जानते हैं, जिसमें प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनेमा। इनेमा एक टर्म डिफाइन किया इन्होंने। और जिसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं है, जिसमें वाइट ब्लड सेल है, उसको इन्होंने डिवाइड किया एनेमा से। एनेमा हम जानते हैं एनीमिया, एनीमिया से एनेमा याद करें, जिसमें आरबीसी नहीं होगा, खून की कमी होगी, दैट इज़ एनेमा, और जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होगा दैट इज़ इनेमा। तो जो फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट दिस वाज डन बाय एरिस्टोटल, इन्होंने डिवाइड किया इनटू 2 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को इन्होंने डिवाइड किया इनटू 3 कैटेगरीज, दीज आर हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। जो सबसे छोटे प्लांट्स थे उनको हर्ब्स का नाम दिया, उससे थोड़े से बड़े इज श्रब्स, एंड देन जो सबसे बड़े बड़े ट्रीज थे, बड़े बड़े प्लांट्स थे, उसको ट्रीज़ का नाम दिया। एनिमल्स में इन्होंने क्या किया कि आरबीसी के बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया, जिसके पास आरबीसी होगा दैट इज़ कॉल्ड इनेमा, एंड जिसके पास आरबीसीज नहीं होगा प्रेजेंट उसको एनिमा कह दिया है। इसके बाद ये जो फर्स्ट साइंटिफिक अटैम्प्ट हुआ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस। ओके, फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके बहुत सारे साइंटिफिक आए, इसके बाद हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। Then come to second, and our second classification was done by Carolus Linnaeus, जिन्होंने इसको डिवाइड किया into 2 kingdoms। Carolus Linnaeus, ओके, इसको हम लोग डिवाइड करते जाएंगे इसी तरह से। सेकंड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, दिस वाज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम। ओके, तो इन्होंने कैसे डिवाइड किया इसको इनटू, नहीं इसको रहने देते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसी कैटेगरीज में डिवाइड किया कैरलस लीनियस ने। देन फिर हमारे थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन आया, दिस वॉज गिवन बाय हिकल। ये साइंटिस्ट के नाम याद रखने इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने हमें दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो इन्होंने भी क्या किया, प्लांट्स और एनिमल्स को तो रहने दिया, जो नेक्स्ट ये ऐड किया क्लासिफिकेशन में, जो नेक्स्ट टर्म ऐड किया दैट वाज प्रोटिस्टा। प्लांट्स तो ऐसे ही रहे एज इट इज़, देन हमारे एनिमल्स, और जो इन्होंने थर्ड कैटेगरी ऐड की दैट इज़ प्रोटिस्टा। इसको साथ ही साथ लर्न करते जाएं, रिवाइज़ करते जाएं। जितना बार रिवाइज़ करेंगे, जैसे ही ये लेक्चर ख़त्म हो, एनसीईआरटी के वो दोनों पेजेस, 3 जितने पेजेस पढ़े हैं उसको एक बार रीड आउट करें, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज़ करें। जितना रिवाइज़ करेंगे लर्न हो जाना चाहिए।
नेक्स्ट लेक्चर तक ये लर्न हो जाना चाहिए, तब जाकर, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इसमें लर्न करने वाली चीज़ें बहुत सारी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को क्लासेस में ही लर्न करा दूँ। तो जो हमारा एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं। हमारा जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था दैट वाज बेस्ड ऑन यूज़, किस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं लाइक शेल्टर, फूड या क्लोथिंग के लिए। देन हमारा जो फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट था दैट वाज डन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या किया था कि प्लांट्स और एनिमल्स में उसको डिवाइड कर दिया था, प्लांट्स को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट्स लाइक हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। देन जो हमारा एनिमल्स था, एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ RBC, जिसमें रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है उसको कह दिया इनेमा, और जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसको कह दिया एनेमा। देन हमारा सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, कैरलस लीनियस। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स का। देन हिकल, इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, इन्होंने प्लांट एनिमल एज इट इज़ रहने दिए, बट इसमें क्या ऐड कर दिया, प्रोटिस्टा। फिर हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय कोपलैंड। ओके, तो इन्होंने हमें 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या ऐड किया, ये तीनों तो एज इट इज़ रह गए, इन्होंने ऐड किया यहाँ पर मोनेरा। ये आपके क्वेश्चंस में आ सकता है कि प्रोटिस्टा किसने ऐड किया, तो हिकल ने। कोपलैंड ने क्या ऐड किया, मोनेरा ऐड किया। उसके बाद फिर हमारा प्रोटिस्टा हो गया, फिर प्लांट्स हो गया, एंड देन एनिमल्स। इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया। ओके, ये हमारा 4 किंगडम हो गया। देन हमारे आए RH विटेकर। इनकी थ्योरी थी 5 किंगडम की, 5 किंगडम। सो दिस इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी। ये हम अभी भी स्टडी जो कर रहे हैं इनके दिए हुए क्लासिफिकेशन के थ्रू ही कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी। ओके, सो इन्होंने किस किस कैटेगरीज में डिवाइड किया, फर्स्ट तो मोनेरा, प्रोटिस्टा। इन्होंने ऐड क्या किया, आप तो समझ ही सकते हो, एक हमारा लास्ट जो बचा है दैट इज़ फंजी। इन्होंने फंजी को ऐड किया यहाँ पर। देन हमारा प्लांट्स और एनिमल्स तो ऐसे ही रह गया एज इट इज़। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद फिर हमारे एक, आपको क्या लगता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करके वहीं पर रुक गया साइंटिस्ट, की नहीं अब नहीं करना है आगे, नहीं ना, ऐसा ये धीरे धीरे इम्प्रूव होते गया 2, 3, 4, 5। तो फिर इसके बाद एक 6 किंगडम थ्योरी भी आई दैट वाज गिवन बाय कार्ल वूस। ओके, सो इन्होंने हमारे 6 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया, जिसको इन्होंने डिवाइड कर दिया इनटू 3 डोमेन। बाकी सब तो एज इट इज़ रह गया जैसे यहाँ था। तो इन्होंने क्या किया कि मोनेरा जो हमारा था उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। फर्दर हम लोग आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ते हैं, बट उसके लिए एक अलग से कैटेगरी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने वही कर दिया, इन्होंने डिवाइड कर दिया मोनेरा को into आर्कीबैक्टीरिया and यूबैक्टीरिया। अब इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। एक एक स्टार्ट करेंगे हमारे कैरलस लीनियस से, हु हैज़ गिवन अस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। धीरे धीरे फिर हम लोग एक RH विटेकर का थ्योरी, इसी के बेस पे हम लोग सारा कुछ अपना स्टडी फर्दर कंटिन्यू करेंगे। पहले हम लोग एक एक इसके बारे में जान लेंगे और फिर जितने सारे हमारे किंगडम्स गिवन हैं वो सारे किंगडम्स में एक एक करके पढ़ेंगे। सो इसको नोट डाउन करें। सो अब हम लोग पढ़ेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। ये इरेज कर देती हूँ।
Okay, so this was given by कैरलस लीनियस। ओके, सो इन्होंने क्या किया, एक प्लांटे की कैटेगरी बनाई और एक एनिमल्स की कैटेगरी बनाई। इन्होंने सबको एक ही साथ एक ही कैटेगरी में रख दिया। लाइक जैसे हमने क्लासिफिकेशन में जब किंगडम्स में डिवाइड किया तो फिर उसको फर्दर अलग अलग कैटेगरीज में रखा। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे हमारे हो गए बैक्टीरिया, फिर हो गए हमारे साइनोबैक्टीरिया, फिर हमारे हो गए डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, फिर हमारे हो गए यूग्लिनॉइड, फिर हो गए हमारे सर फंजीज, फिर हमारे हो गए अलगी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, सबको इन्होंने एक ही कैटेगरी में रख दिया। टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, सबको इन्होंने एक ही कैटेगरी में रख दिया। देख रहे हो आपने, इन सब को एक ही कैटेगरी में पूरा मेसी बनाकर रख दिया। एक ही जगह पे कोई भी चीज़ को रखेंगे तो ये तो हमारा बुक्स है, इसको हम कैसे स्टडी करेंगे एक ही साथ इतने सारे। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, मतलब सारी चीज़ों को एक ही साथ रख दिया, ऐसे कैसे कर दिए, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, कैसे समझेंगे। और फिर एनिमल्स में भी इन्होंने बहुत ऐसा कुछ किया। लाइक इसके एग्जाम्पल्स में लिखा देती हूँ, ये सारे आपके NCERT में गिवन है। सो आपको ये सारे स्टडी करने ही होंगे, लर्न करने ही होंगे, साथ ही साथ क्लास के साथ लर्न करते जाए तो बेटर रहेगा। हमारा अमीबा हो गया, पैरामीशियन हो गया, फिर हो गया वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ये सब को इन्होंने एक ही कैटेगरी, एनिमल्स एक कैटेगरी डिफाइन की और सिर्फ एनिमल्स में ये सारे रख दिया। ये सब तुम जानते हैं हमारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक है, ये शॉर्ट फॉर्म समझ जाना, यूनिसेल्यूलर, UNI फॉर यूनिसेल्यूलर एंड EU फॉर यूकैरियोटिक। ऐसे ही हमारे प्रोकैरियोटिक के लिए PRO हो जाएगा और मल्टी सेल्यूलर के लिए MUL हो जाएगा। इतना तो आप समझ ही जाएंगे। देन ये वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ये हमारा मल्टी सेल्यूलर है और प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। तो मतलब ये दोनों को भी एक ही कैटेगरी में रख दिया। सो ऐसे तो बहुत मुश्किल है हमारा स्टडी करना। फिर बैक्टीरिया में जैसे देखो, हमारा एक एक करके इसको मैं बताते जाती हूँ। ये हमारा क्या है, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक। फिर ये भी मेरा सेम हो गया, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक। ओके, फिर ये हमारे जो डायटम्स हैं, दीज आर यूनिसेल्यूलर बट यूकैरियोटिक्स, यूनिसेल्यूलर बट यूकैरियोटिक्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स भी मेरा यूनिसेल्यूलर और यूकैरियोटिक्स हो गया। यूग्लिनॉइड्स मेरा जो है वो मेरा यूनिसेल्यूलर और यूकैरियोटिक हो जाएगा, ये भी यूनिसेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक। फंजी मेरा यूनिसेल्यूलर भी होता है और मल्टी सेल्यूलर भी होता है। ये यूनिसेल्यूलर भी पॉसिबल है और मल्टी सेल्यूलर भी, दिस बोथ आर यूकैरियोटिक्स। फिर एल्गी मेरा, ये भी दोनों में प्रेजेंट है, यूनी में भी मल्टी में भी। ये हमारा हो गया यूकैरियोटिक्स। देन bryophytes and these all are bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, these are multicellular
मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक। तो देख रहे हो आपने इसको सब को एक ही कैटेगरी में डिफ़ाइन कर देना कि हाँ ये प्लांट्स है, तो ये मतलब प्लांट्स की कैटेगरी में रख दिए। इतना सारा ये स्टडी करने में भी प्रॉब्लम, और ये एक सही क्लासिफिकेशन भी नहीं है। अमीबा को कैसे आपने इसमें, और वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स सबको मतलब एक साथ मिलाकर इन्होंने रख दिया था, तो इसलिए हम लोग को फर्दर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आप इसको नोट कर लें, देन वील मूव फर्दर। सो अब हम यहाँ कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन के, उसने क्या क्या गलत किया और क्या किस वजह से फिर हमने आगे क्लासिफिकेशन की, क्या वजह हुई कि ये हमको सही नहीं लगा, जबकि फर्स्ट तो इन्होंने ही साइंटिफिक टर्म्स में डिवाइड किया। सो डिसएडवांटेजेस इसके हम नोट डाउन कर लेंगे। द फर्स्ट वन इज़, इन्होंने यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर को एक ही कैटेगरी में रख दिया। जैसे अभी हमने डिवाइड करके देखा कि इन्होंने क्या क्या किया। सो हमने फाइंड आउट किया कि हाँ यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर को एक ही साथ इन्होंने रख दिया, यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक को एक साथ रख दिया। सो ये डिसएडवांटेजेस हुए। आपने एक ही कैटेगरी में उनको कैसे डिवाइड, मतलब कैसे रख दिया उनको, सिर्फ मतलब देखा कि ये प्लांट्स के जैसे लाइक फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ये प्लांट्स में हो गए तो उसको प्लांट्स में रख दिए, एनिमल्स मतलब ये सारे इन्होंने ऊपर वाले जो फीचर्स उनको देख करके ऐसा किया। सो डिसएडवांटेजेस में हम लोग फर्स्ट इसमें लिखेंगे यूनिसेल्यूलर प्लेस्ड विथ मल्टीसेल्यूलर। ये इसका फर्स्ट डिसएडवांटेजेस था। एज वेल एज प्रोकैरियोटिक को उन्होंने प्लेस कर दिया यूकैरियोटिक के साथ। और इनके कुछ टर्म्स ना कंट्रोवर्शियल भी थे, वो मैं बताती हूँ कैसे। प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के साथ रख दिया, कुछ इन्होंने कंट्रोवर्शियल क्लासिफिकेशंस भी कर दी। जैसे कि हमारे यहाँ फर्स्ट एग्जांपल हो गया यूग्लिना। सो यूग्लिना में क्या है कि इसके पास हमारा फ्लैजिला भी प्रेजेंट है और सेल वॉल भी प्रेजेंट है। फ्लैजिला भी है और फ्लैजिला प्रेजेंट है और सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सॉरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। और इसमें क्या है कि हमारा ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस, ये वाला प्रोसेस तो मेरा हो गया प्लांट्स का, कि हाँ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फ्लैजिला होना सेल वॉल ना होना ये किसका फीचर है, एनिमल्स का, ये एनिमल्स का। तो आपने इसको प्लांट्स में कैसे रख दिया, एनिमल्स की भी फीचर्स तो प्रेजेंट है इसमें, ये फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट, ये तो बिल्कुल एनिमल्स वाला फीचर हुए। तो आपने सिर्फ इसको फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे कैसे डिवाइड कर दिया। और एक एग्जांपल नहीं है, और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर क्लेडोमोनास, क्लेमेडोमोनास, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि क्लेडोमोनास के पास फ्लैजिला प्रेजेंट है और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। इनके पास फ्लैजिला भी प्रेजेंट है और इट ऑल्सो डज फोटोसिंथेसिस। ये तो मेरा एनिमल का फीचर हो गया और ये प्लांट्स का फीचर हो गया। तो आपने इसको प्लांट्स में कैसे रख दिया, ये तो सोचने वाली बात हुई ना। उसके बाद और भी एग्जांपल्स गिवन है, जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स को ले लेते हैं। स्लाइम मोल्ड्स, तो इसमें हमने क्या देखा कि इसमें इसका जो अपीयरेंस है ये दिखता है ये प्लांट के जैसे हैं, बट इसका जो इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है और ये हेट्रोट्रॉफिक है। इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है और ये हेट्रोट्रॉफिक भी है। ये किसके फीचर हुए, एनिमल के। ये किसका फीचर हुआ, प्लांट का। इसका अपीयरेंस प्लांट जैसा था। सो आपने इसको कैसे फिर प्लांट्स में रख दिया। तो ये बहुत सारी सोचने वाली बात इसमें हुई, जिसकी वजह से हमने अगला क्लासिफिकेशन तो लाना ही लाना था। ये सही मतलब इन्होंने आइडिया तो स्टार्ट किया, आइडिया तो दिया,
तो इसके बाद से फिर क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई। ये इसका डिसएडवांटेजेस था कि इसकी वजह से इनका ये थ्योरी नहीं चला, इनका क्लासिफिकेशन नहीं चला और हमें आगे फर्दर क्लासीफाई करने की ज़रूरत पड़ी। ओके, देन नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने कैरलस लिनियस ने किया, तो किस बेसिस पे इसको किया, यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हेडिंग डाले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टू किंगडम। टू के इज फॉर किंगडम। ओके, सो यहाँ पे हम एनिमल्स लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लांट्स लिख लेते हैं। ओके, सो इन्होंने फर्स्ट जो पैरामीटर लिया इसको डिवाइड करने का, लोकोमोशन, कौन मूव कर सकता है और कौन मूव नहीं कर सकता। लाइक एनिमल्स मूव कर सकते हैं, तो जो मूव कर सकते हैं उसको एनिमल्स की कैटेगरी में डाल दिया, जो मूव नहीं कर सकते उसको प्लांट्स की कैटेगरी में डाल दिया। देन इन्होंने सेकंड पैरामीटर लिया सेल वॉल का। सेल वॉल एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं और प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। इन्होंने देखा जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो प्लांट्स हो गए और जिसमें प्रेजेंट नहीं है वो एनिमल्स हो गए। देन इन्होंने जो थर्ड पैरामीटर लिया दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस करेंगे वो प्लांट है और जो नहीं करेंगे वो एनिमल्स हैं। देन एक इन्होंने जो एक और पैरामीटर लिया रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, आसपास के एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स देने में, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। रिस्पॉन्स कौन करेंगे, मतलब इसमें रिस्पॉन्स तो प्लांट्स भी करते हैं एज वेल एज एनिमल्स भी करते हैं, बट एनिमल्स थोड़ा क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, थोड़ा फास्ट होता है इनके रिस्पॉन्स और इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो होता है। तो इन चार बेसिस पे इन्होंने पूरा क्लासीफाई कर दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशंस। तो ये तो चलना नहीं था भाई, हमें यूकैरियोटिक को एक साथ रख दिया, प्रोकैरियोटिक को एक साथ रख दिया, मल्टीसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, सबको मतलब एक बोले खिचड़ी बनाकर रख दिया इन्होंने, एक साथ पूरा मैसी करके रख दिया। इतने ही बेसिस पे इन्होंने ये सारा क्लासीफाई कर दिया। तो इसके बाद हम लोगों को फर्दर बहुत मतलब लाना ही था हमें आगे चलकर थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशंस ऐसे होने ही थे, क्योंकि इतने बेसिस पे तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते थे। हम लोगों को और थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था, थोड़ा और पैरामीटर्स लेने थे डिवाइड करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए। सो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आज हमने बेसिक क्लासिफिकेशंस के जो में टॉपिक्स होते हैं वो सारे स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें मेनली हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो इसके बाद हम लोग फर्दर आगे की स्टोरी जानेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में। इतने के लिए अभी जितना कुछ मैंने समझाया है, बताया है, उसको एक बार यहाँ से लिख ये लेक्चर कंप्लीट करें, देन इसके नोट्स बनाएं, देन उसके बाद फिर आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पढ़ेंगे। सो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया सो आप अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे हैं आप, तो आप जाकर प्लीज़ देख लें। ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई विल गिव द लिंक, प्लेलिस्ट बन चुकी है चैप्टर 1 की, आप उसको जाकर देख लें और ये लेक्चर कंप्लीट करें। देन तब तक हमारा सेकंड लेक्चर आ जाएगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, मीट यू सून।